मानवता के दृष्टिकोण से वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मानवता के दृष्टिकोण से वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी भी शर्त में ये वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वॉर हो रही है ये बिल्कुल गलत है। जल्द से जल्द खत्म हो। यूएनओ अपने निर्णायक भूमिका में आए, वो रूस को भी समझाए कि ये गलत है और यूक्रेन को भी समझा बुझाकर शांत या खामोश रहना जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन का कोई भी एक्टिविटी रसिया को प्रोवोक कर रही है, तो ऐसा नहीं होना है। इससे चलिए समझने का कोशिश करते हैं करंट सिनेरियो में जो वार चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अचानक ये वार क्यों विश्व के सामने दस्तक दे दी। चलिए इसको समझने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले देखिए जानना है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है तो ये लड़ाई सीधे सीधे सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है। इसके पीछे की जो राजनीति है वही इस लड़ाई के जड़ में है। चलिए तो आप जानते हैं कि जो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है, यूक्रेन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, इन्होंने कुछ दिनों पहले से एक प्रयास करना आरंभ किया था, ठीक है। तो ये प्रयास क्या था? ये प्रयास ये था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति चाह रहे थे कि इनको नेटो का, ये नेटो जो है इसका मेंबर नेशन बनना है, ठीक है। देखिए यहीं से जो समस्याएं आरंभ हुई। कहाँ से? जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये सोचना आरंभ किया कि मुझे नेटो का मेंबरशिप लेना है, और नेटो का जो मेंबरशिप लेना है इसका वो जब विभिन्न मंचों पे ये बातें रखने लगे तो वो सीधे सीधे रसिया को चुभा, और रसिया को चुभने के कारण ही धीरे धीरे परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि आज हम क्या देख रहे हैं? तो वॉर देख रहे हैं, ठीक है। और वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, जानते। देखिए जब वॉर की बात कर रहे हैं तो एक बुक तो हम लोग को हमेशा ध्यान में आ ही जाता है। बुक का नाम क्या है? वॉर एंड पीस। आप लोग राइटर भी जानते हैं, ठीक है, आप लोग राइटर जानते हैं। राइटर कौन है इसका? तो लियो टॉल्स्टॉय। ये भी रसियानी थे, ठीक है। ये 1867 से 69 के बीच पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये बुक जो है ना वॉर एंड पीस। तो एक बात तय है कि वॉर की बात तो कोई करना पसंद नहीं करता है, कारण है इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो क्यों कोई वॉर की बात करे, है ना। एक बॉलीवुड की मूवी भी आई, क्या, वॉर छोड़ो ना यार, है ना। वो मूवी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है उसको अलग तरीके से कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए वो मूवी की बात हो गई, मूवी की बात पे। लेकिन हकीकत में ये क्या होना, हकीकत में क्या है? हकीकत में होना ही क्या कि वॉर हो ही ना, हर जगह क्या हो, पीस हो। लेकिन होता नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्व के मैप में आप देखें, विश्व सिनेरियो को समझें या इंटरनेशनल न्यूज में फोकस करें तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं वॉर दिखाई देती है, चाहे किसी भी तरह का हो, छोटे स्केल में हो, विद्रोह हो, लेकिन ऐसा चलता रहता है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन काफी नकारात्मक है, जो जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब इसकी जिम्मेदारी, ये वॉर जो है विश्व में ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसी की तो बनती है। विश्व में बहुत सारी संस्था है, लेकिन सभी संस्थाओं को छोड़िए ना भाई, एक संस्था जो है उनकी तो जिम्मेदारी 100% बन रही है ना, है। और वो जिम्मेदारी किनकी होनी चाहिए? यूएनओ की। तो जब यूएनओ है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें विश्व के लगभग सभी प्रमुख देश इसके मेंबर नेशन है, तो क्यों नहीं ये कोई वार रोक पा रहा है? ठीक है, ये सवाल तो बनता है। देखिए जब हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई की, तो फोकस हर जगह होगा, फोकस शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा कि ये लड़ाई क्यों आई, इसको जानने का प्रयास होगा। हमारा प्रयास होगा A to Z जानने का। A to Z जानेंगे, और जो अभी करंट सिनेरियो में हो रही है रशिया वर्सेस यूक्रेन की, उसको जानेंगे। तो चलिए देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे हम लोग को जाना होगा। थोड़ा सा पीछे ये जाना होगा कि आप जानते हैं कि ये जो नेटो है, नेटो क्यों बनाया गया था? नेटो इसलिए बनाया गया था कि जो कम्युनिज्म जो रसिया का था, रसिया की बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे सोवियत संघ, USSR, इसका कम्युनिज्म जो था ये फैल रहा था, ये अपनी नीति से प्रसारित हो रहा था। तो ये प्रसारित किधर हो रहा था? तो ये प्रसारित हो रहा था पूर्वी यूरोप की ओर। देखिए पूर्वी यूरोप, जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, मतलब यह है कि जो वर्तमान में रूस से सटे हुए जो देश है, वहां कम्युनिज्म का प्रसार हो रहा था, काफी तेजी से प्रसार हो रहा था। वहां क्या हुआ कि जो वेस्टर्न, अब यूरोप में एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहाँ है? तो फ्रांस, जर्मनी,
यूनाइटेड किंगडम वगैरह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है यूरोप में वो किन से प्रभावित है, वो प्रभावित किससे है? तो सीधी सी बात है कि वो अमेरिका से है, यूएसए से है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए यही होता है। यूरोप में दो तरह की विचारधारा काम कर रही थी। पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म और वेस्टर्न जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में, तो ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म, जबकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो मॉडर्नाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था और वो इन्फ्लुएंस किससे था? अमेरिका से। ठीक है, यूएसएसआर की शक्ति जब काफी ज्यादा हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूएसए ने एक नीति बनाई, ठीक है, और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया कि नेटो बनाया। क्या बनाया? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आप अगर देखेंगे नेटो के वेबसाइट में तो उद्देश्य बहुत सारे मिलेंगे। एकदम सिंपल सा उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए। उसका सिंपल सा उद्देश्य और कुछ नहीं है। अमेरिका का सिंपल सा उद्देश्य नेटो बनाने के पीछे ये था कि अपनी ताकत से जो यूएसएसआर है इसके प्रसार को रोकना, और कुछ नहीं। इसका सिंपल सा देखिए, आप नेटो के साइट में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्या था कि यूएसएसआर को रोकने के लिए यूएसए ने पॉलिसी बनाई और इसी पॉलिसी को आप आज नेटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन आया, नेटो बन गया इसमें। तो अब क्या हुआ, नेटो में क्या हो गया कि नेटो के साथ जो संधि की जो ट्रीटी बना इसमें हो गया कि सारा जो नेटो का मेंबर नेशन होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका भी उठाएगी। इसका मतलब है कि जो नेटो मेंबर है वो खुद अपने यहाँ करेगी, साथ में उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका भी निभाएगी। मतलब अमेरिका के सपोर्ट से ये होगा। ठीक है, अगर आप यूरोप का जो मैप देखेंगे तो यूरोप के मैप में जनरली क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल सा, चलिए देख लेते हैं यूरोप के मैप को। ठीक है, बाल्टिक हो गया, अभी सिर्फ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं वर्तमान में जो रसिया है। ठीक है, ये रसिया हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया यूरोप का मैप, रसिया का मैप। इसमें रसिया में क्या है कि रसिया के आसपास जो देश है, देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में क्या है कि ज्यादातर देश जो है उनका बाउंड्री जो है वो क्या है कि ज्यादातर देश जो रूस के बाउंड्री से टच कर रहे हैं वो मेंबर किसके हैं? तो वो मेंबर है नाटो के। और नेटो में किसका मिलिट्री वहां है, मिलिट्री पोस्ट किसका है? तो उन देशों का तो है ही, साथ में उसके साथ यूएस का भी मिलिट्री है वहां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रसिया वर्सेस यूएस हो गया ना। इस पूरे बेल्ट में कहीं भी चले जाइए आप, रसिया वर्सेस यूरोप हो रहा है, यूएसए। तो जड़ तो यही है। अब देखिए क्यों हुआ ये। अब यूक्रेन, देखिए यूक्रेन कहाँ है? तो यूक्रेन यहाँ है, ये है यूक्रेन। ठीक है, ठीक है, यूक्रेन है। अब यूक्रेन सीधे सीधे यूक्रेन का अधिकांश हिस्सा, 1/3 हिस्सा रूस के अंदर। ठीक है, उसका बाउंड्री वाल 3 ओर से रूस से घिरा हुआ है, लेकिन एक ओर से क्या है कि उन देशों से घिरा हुआ है जो कि नेटो का मेंबर है। ठीक है, लेकिन यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेटो का मेंबर नहीं है। अब क्या हुआ कि रसिया अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करती है तो नेटो सीधे सीधे हमला नहीं कर सकता है ना किस पे? रसिया में। क्यों? क्योंकि यूक्रेन मेंबर नहीं है नेटो का। ठीक है, अब देखिए सिनेरियो कैसे चेंज होता है। ये नेटो जो है, नेटो को चलाना कौन चाहता है? चलाना तो निश्चित रूप से कौन चाह रहा है? चाह रहा है अमेरिका। और नेटो बना किस लिए था? तो नेटो बना था यूएसएसआर, तत्कालीन सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए। सीधी सी बात है। तो ये प्रसार कब रुका? चलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो कब रुका? तो देखिए 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए 25/12/1991 को यूएसएसआर जो है ये 15 देशों में बढ़ जाता है। ठीक है, 15 देशों में बढ़ गया। अब ये देखिए जब वो 15 देशों में बढ़ गया, कब? 1991 को। तो नेटो, ठीक है, नेटो का जरूरत अब क्या हुआ? नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया ना कि यूएसएसआर जो है ये बढ़ गया। अब ये बढ़ गया, इसका प्रमुख देश रह गया रसिया, और बाद बाकी जो देश है सब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, सीधी सी बात है। तो रशिया का क्या हुआ कि अप्रोच बदला। उनका कहना है कि नेटो का तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि नेटो बनाई किस लिए थे? उसका उद्देश्य क्या था?
यूएसएसआर को प्रसार को रोकना, लेकिन यूएसएसआर का तो टुकड़ा हो गया, अब तो वो 15 देशों में बट गया, तो अब नेटो की जरूरत नहीं है। रसिया प्रॉम्प्टली ये इस प्रश्न को हर मंच पे उठाता रहा, कहाँ, जब जब नेटो अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया देता था। ठीक है, देखिए तो यहाँ भी क्या हुआ कि जब रूस ने नेटो के ऊपर दबाव डालना शुरू किया, तो नेटो ने क्या किया कि एक नेटो रशिया परिषद का गठन किया। ठीक है, अब बोला कि नहीं, नेटो और रशिया मिलकर बात करेंगे। तो नेटो और रशिया मिलकर बात करेंगे, सही बात है, चर्चा होती रही, ये एक अच्छी बात है कि चर्चा होती रही। अब क्या हुआ, देखिए कि नेटो और इसके बीच जो चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा निरंतर रूप से हो रही है। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जनवरी माह में भी नेटो और रशियन परिषद का चर्चा हुआ यूक्रेन को लेकर। जनवरी में आप चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन के इशू में, नेटो और रूस भी मिलकर, और फरवरी में आक्रमण हो जाता है। तो इसके पीछे के इतिहास को समझना जरूरी है। देखिए, रूस का यूक्रेन के साथ 36 का आंकड़ा बहुत पहले से बना हुआ है। इसका कारण भी ये है ना कि जो रूस है, रूस के क्षेत्र में यूक्रेन का अगर आप मैप देखेंगे तो यूक्रेन का 1/3 हिस्सा रूस के अंदर है। ठीक है, मतलब रूस के चारों ओर से घिरा हुआ है, एक ओर को छोड़कर वो। तो इसमें क्या होता है कि यूक्रेन में कोई गतिविधि अगर रूस के अगेंस्ट में होता है, तो क्या होता है कि रूस प्रोएक्टिव हो जा रहा है। और यूक्रेन में जो अलगाववादी संगठन है, जो यूक्रेन में जिनका कल्चर नहीं मिल रहा है, एक्चुअली अलग देश कैसे होते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण होता है, जैसा आप जानते हैं, चलिए सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण होता है। तो ऐसा ही यूक्रेन में भी स्थिति है। तो यूक्रेन में सबसे पहले क्या होता है कि 2014 में यूक्रेन का 2014 में, चलिए थोड़ा सा 2014 में क्या होता है, चलिए 2014 और 2022 का बात करेंगे हम लोग। चलिए, इसमें क्या होता है, 2014 में यूक्रेन के क्षेत्र में क्रीमिया, यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर एक जगह आ क्रीमिया, और क्रीमिया को क्या कर रहा है कि क्रीमिया को रूस अपने में मिला ले रहा है। कब, 2014 में। कारण कि क्रीमिया के क्षेत्र में जो अलगाववादी थे, उनका कल्चर यूक्रेन से नहीं मिल रहा था, रूस से ज्यादा मिल रहा था। तो रूस ने क्या किया कि इसको मिलाया। देखिए, आधार क्या हुआ, आधार ये हुआ कि जो कल्चरल भिन्नता था इसका यूक्रेन के साथ, इसके कारण इसका झुकाव रूस की ओर था, इसलिए मिल गया। निश्चित रूप से किसी देश का कोई हिस्सा अगर दूसरे देश में मिल रहा है तो विवाद होगा। इसी समय क्या होता है कि चुनाव होती है, और यूक्रेन में जो पहले रूस से समर्थित राष्ट्रपति थे, उनके जगह एक राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है, जिलेंस्की, जान रहे हैं इनको, वर्तमान राष्ट्रपति जो है उनको जान रहे हैं, ये जो है इनका एक लोकप्रिय टीवी में कार्यक्रम चलता था। ये फेमस कॉमेडियन रह चुके हैं। ठीक है, इसका कार्यक्रम का नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और ये इसी नाम से एक राजनीतिक दल बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। 2014 में ये चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, जब चुनाव जीत गए तो इन्होंने क्या किया कि देखिए, जैसा विश्व के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन्होंने जो पब्लिक फोरम में अपना स्पीच देना आरंभ किया ना, तो ये स्पीच का बैड मैसेज किसके पर गया, रसिया पे और पुतिन पे गया। आप जानते हैं पुतिन एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से, क्योंकि पुतिन का जो व्यक्तित्व है इससे हम सभी परिचित हैं। आप जान रहे हैं कि पुतिन जब राष्ट्रपति बनते हैं, पुतिन का चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, पुतिन जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि पुतिन एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, पहली बात। दूसरी बात, पुतिन जो वहां के खुफिया एजेंसी है उसमें भी काम कर चुके थे, तो उनको अनुभव था काम करने का। तीसरी बात कि जब रशिया में विघटन के बाद बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो जब अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने क्या किया कि कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन की नियुक्ति करवाई, और पुतिन 2000 में इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से जीतते हैं पुतिन। अब जब जीत गए तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो मिलिट्री के सेक्टर में या फिर जो खुफिया एजेंसी में थे वो, तो उनका जो अनुभव था ना, इनको उस अनुभव को ना रूस के लोग स्वीकार किए। तो स्वीकार करने के कारण क्या हुआ कि लोकप्रियता इनको हासिल हुई। और उस समय चेचेनिया का एक इशू चल रहा था, चेचेनिया। ठीक है, चेचेनिया, ये चेचेनिया क्या है, तो ये रूस का ही
ऐसे क्षेत्र, रूस का यह क्षेत्र जहाँ क्या कैस्पियन सागर जान रहे हैं, तो कैस्पियन सागर से सटा हुआ रूस का क्षेत्र जहाँ चेचन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, उसी को चेचेनिया क्षेत्र बोला जाता है, जो एक ओर कैकस पर्वतमाला और दूसरी ओर है कैस्पियन सागर, उसके बीच में रहते हैं चेचन भाषाभाषी लोग, जिनका धर्म मूलतः क्या है, इस्लाम है। ये चेचेनिया में काफी विरोध विद्रोह हो रहा था। पुतिन ने क्या किया कि सत्ता संभालने के बाद उन्होंने इस विद्रोह को, चूंकि चेचेनिया का जो विद्रोह होता है यह मॉस्को और लेनिनग्राड हर जगह फैला हुआ था और आतंकवादी गतिविधियां काफी तेज हो रही थी, ठीक है, उसको बहुत ही मतलब सुदृढ़ तरीके से वो इस समस्या का ही निदान निकाल लिया। आज आप चेचन का कोई विद्रोह विरोध का बात सुनते ही नहीं है, किसी अखबार में नहीं आता। ये बात वो अपने पहले कार्यकाल के 2 या 3 वर्षों के अंदर साबित करके दिखा दिया कि इस तरह के विद्रोह की बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसने इसको रोका और चेचन आज शांतिपूर्ण तरीके से उसका हिस्सा है, ठीक है। तो पुतिन की एबिलिटी और लोकप्रियता दोनों बढ़ी वहाँ। पुतिन लगातार वहाँ बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए, बीच में कार्यकाल के लिए वहाँ के प्रावधानों के अनुसार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर अभी राष्ट्रपति है। और इधर रिसेंटली कोई संशोधन हुआ जिसके कारण शायद 2030 या उससे भी ज़्यादा समय तक के लिए राष्ट्रपति या फिर लाइफ लॉन्ग राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ऐसा वहाँ कुछ संशोधन वगैरह हुआ है, ठीक है। तो देखिए पुतिन का व्यक्तित्व और जेलेंस्की के व्यक्तित्व में अंतर आ रहा है। ये क्या किए कि अपरिपक्वता, व्यक्तित्व नहीं अपरिपक्वता। इन्होंने 2014 में राष्ट्रपति बनने के साथ ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए कि नहीं यूक्रेन अब नेटो का मेंबर बनेगा, और जेलेंस्की क्या कि यूएसए के साथ अपने संबंध बहुत बढ़ाना आरंभ किया, अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाना आरंभ किया। बात हम लोग कर रहे थे कि अमेरिका की भूमिका की। देखिए अमेरिका का जो भूमिका है ना वो इतना स्पष्ट है कि क्या बताएं। देखिए क्या होता है कि जो जेलेंस्की जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने क्या किया कि प्रयास करना आरंभ किया अमेरिका से मित्रता का, और अमेरिका से मित्रता में क्या क्या हो सकता है इस पर जरूर विश्व को विचार करना चाहिए, और खास करके पाकिस्तान को जरूर विचार करना चाहिए, जो अमेरिका के भरोसे भारत के साथ हमेशा तनातनी वाली स्थिति बनाए रखना पसंद कर रहा है। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये जेलेंस्की जब राष्ट्रपति बने थे इन्होंने क्या किया, अमेरिका से संबंध अच्छा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया ताकि वो नाटो का मेंबर बन जाए। पुतिन का विरोध इस बात को लेकर है कि आप नाटो का मेंबर बन रहे हैं, अब नाटो की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों नाटो में आप, और यूक्रेन क्यों नाटो में अपने आप को शामिल कराना चाहिए, वो क्या हमारे बॉर्डर तक आना चाह रहा है, मतलब नेटो को यहाँ डिप्लॉय कराना चाह रहा है। इसी बात को लेकर विवाद था। देखिए एक और बात यह भी हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसे भी देश हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि यूएसआर से विभाजित हुए हैं और इसके बाद क्या वो नेटो की मेंबरशिप ले ली है। तो निश्चित रूप से पुतिन की चिंता कहीं जायज लगती है, लेकिन पुतिन का रवैया बिल्कुल नाजायज है। अभी जो लड़ाई हो रही है ये कहीं से भी वार को जस्टिफाई नहीं करता है। चलिए हम लोग बात करें जेलेंस्की और अमेरिका की बात। तो चलिए देख लीजिए कि जब ये बन गए राष्ट्रपति तो इन्होंने अमेरिका से मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इसका नुकसान क्या हुआ देख लीजिए कि जेलेंस्की क्या हुआ कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति, अमेरिका में इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस बाइडेन। अब देखिए क्या होता है, लड़ाई अभी हो रही है लेकिन कहाँ, इसका जो पृष्ठभूमि है ना इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखा जा रहा था, ठीक है। तो ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनाव। अब इसमें क्या हुआ कि बाइडेन का यूक्रेन के साथ, यूक्रेन में किसी बिजनेस से कोई लगाव था। इस लगाव के कारण ट्रंप को यह पता चलता है कि बाइडेन का जो बिजनेस यूक्रेन में चल रहा था या इनके रिश्तेदारों का, उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अब ट्रंप ने किया कॉल किसको, जेलेंस्की को। जेलेंस्की कौन, यूक्रेन के राष्ट्रपति। इनको बोला कि आप इलेक्शन में मुझे सहयोग करो और बाइडेन के अगेंस्ट में जो भ्रष्टाचार के आरोप है, पेंडोरा पेपर्स बोलकर ऐसा कुछ लीक हुआ था, तो जो आरोप है उसके बारे में हमको डिटेल जानकारी दीजिए। ट्रंप ने इनसे संपर्क साधा, ये बात बाहर आ गई, विरोध हुआ, हंगामा मचा। क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि ट्रंप अपने देश का चुनाव लड़ने के लिए दूसरा देश का सहयोग क्यों ले रहा है, इस बात को लेकर हंगामा हुआ। चलिए चुनाव हो जाता है, बाइडेन चुनाव जीत जाते हैं, ट्रंप हार जाते हैं। अब कहानी यहां से बदलना शुरू हुआ। इसके अगेंस्ट में मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिया, ये जीत गए। अब इनको लगा ये मेरे मित्र बन गए, मतलब जेलेंस्की को क्या लगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को लगा बाइडेन मेरे मित्र बन गए। बाइडेन ने भी अमेरिका बुला लिया,
बहुत खुश हो गए। अब और ज्यादा स्पीच देने लगे, क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नेटो का मेंबर बनेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरा सेना सक्षम है, हम रूस के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसा बात आने लगी। देखिए ये बात होने लगा। अच्छा अभी जान रहे क्या हो रहा है? आज आज सैटरडे है और देखिए आज के डेट में क्या है कि लड़ाई चल रही है, आज तीसरा दिन है लड़ाई का। अब बाइडेन जिसके भरोसे जेलेंस्की ने रूस को भड़काया, रूस उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये कहां जा रहा है जान रहे? सपत्निक यात्रा पर। कहां? छुट्टी मनाने। ये है अमेरिका। सचेत होना बहुत जरूरी है, सचेत होना बहुत जरूरी है। इनके पास, इनके मतलब यूएस, अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं बाइडेन की बात नहीं कर रहा हूं, यूएसए के पास एक अपना पॉलिसी होता है। इसको जहां फायदा दिखता है वही वो टिकता है, इसको जहां फायदा दिखेगा वही टिकेगा, ठीक है। ये क्या क्या बाइडेन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रयास नहीं किया इस वार को रोकने के लिए। इसने, बाइडेन ने क्या किया कि अभी वर्तमान में रूस का सबसे अच्छा मित्र चीन, इन्होंने चीन के साथ कई बैठकें की है। विगत 2-3 महीने से ये लगातार चीन से संपर्क में, और चीन को समझाने का प्रयास कि देखिए रूस अपना मिलिट्री जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है यूक्रेन में, शायद कुछ हो जाए, इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। चीन ने क्या किया? चीन खामोशी अख्तियार किया, बाइडेन पड़ गए कमजोर। अब क्या हुआ? चीन के साथ इसका चला नहीं, चीन ने रूस को कुछ बोला नहीं। अब बाइडेन की ये स्थिति नहीं है कि वो सीधे सीधे रूस को कुछ बोल दे। वॉर शुरू होने से पहले तक बोल रहे थे कि वॉर होने का मतलब है कि नेटो वर्सेस क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। नेटो वर्सेस रसिया होगा तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। आप 5 दिन पहले या 3 दिन पहले, युद्ध शुरू होने से पहले तक विश्व के किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल साइट्स कहीं भी चले जाइए, सबने क्या दिखा रहा था? वर्ल्ड वार हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा। किसके स्टेटमेंट में? इनके स्टेटमेंट में। अब इनका मतलब अमेरिका के स्टेटमेंट में। भरोसा कर सकते हैं 5 दिन हो गया यूएसए ने कोई कदम नहीं उठाया है, नॉट ए सिंगल स्टेप, कोई कदम ये नहीं उठाया है। आज यूक्रेन रूस के वार से त्रस्त है। अमेरिका से डील करना, ट्रीटी करना खतरनाक नहीं है, मैं ये नहीं बोला खतरनाक नहीं है, लेकिन एक सटीक रणनीति बहुत जरूरी है। अगर आप सटीक रणनीति बनाकर इसके साथ आगे नहीं बढ़ते हुए तो ये आपको फंसाएगा, डेड श्योर है। अब देखिए कैसे। अब क्या हो रहा है कि चूंकि जब नेटो का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, पुतिन बार बार बोल रहे हैं रसिया का काम बहुत हद तक सही भी है, तो इस बात को ना जो नेटो के मेंबर नेशन है, जो वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न के यूरोप के देश है, उन्होंने भी माना कि नहीं, रूस को क्या, रूस को नेटो के साथ जोड़ लेना चाहिए। तो रसिया नेटो परिषद भी बना। बाद बोला नहीं, ये परिषद तो अलग चीज हो गया, काउंसिल अलग से बना दिया, लेकिन नेटो का मेंबर बनना चाहिए। अब जब यूरोप के बड़े देश बोल रहे हैं लेकिन कि नेटो का मेंबर बनना चाहिए, अमेरिका ने अड़ंगा नहीं। जब जब हुआ अमेरिका ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की ताकि रूस को नेटो का मेंबर नहीं बनने दिया जाए। अमेरिका की भूमिका को आप कम मत आकिए इस वार में। इस वार में यूक्रेन को भड़काने का सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, इसको समझना होगा, ठीक है। देखिए अमेरिका है, लेकिन रूस, ऐसा नहीं है कि रूस दोषी नहीं है। अगर इस वॉर में जो आज यूक्रेन झेल रहा है, इस वॉर में अगर 100 पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें ना, तो रूस का अगर जिम्मेदारी इस वॉर के लिए, रूस अगर उत्तरदायी कितना है, रूस अगर 75%, तो 25% जो है ना, ये यूएसए तो जरूर है। और यूएसए के साथ कौन है? यूएसए के साथ ये भी जरूर है जो आज बोल रहे हैं कि मैं देश नहीं छोड़ूंगा। कौन? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हैं। इसीलिए है कि इन्होंने अपने जो रणनीति है ना, उनका परिचय बहुत सटीकता से नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं वीक थे। इन्होंने पॉलिटिकल फोरम में या फिर स्पीच देने में, इंटरनेशनल फोरम में क्या, रूस ऐसी बातों से रूस को भड़काया, और रूस को तो वेट ही था। क्योंकि आप जान रहे हैं पुतिन का परम उद्देश्य क्या है, जानते हैं? पुतिन रूस में इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि जो 1991 में उसका विघटन हुआ है, वो मानता है कि ये सबसे बड़ी गलती थी, हमारा यूएसएसआर ही होना चाहिए, और अगर कोई ड्रीम है जो हम फुलफिल करना चाहते हो, क्या कहता है कि यूनाइटेड, किसको? रसिया को करना।
तो दोनों का तो मोटो ही अलग हो रहा है ना। एक चाह रहा है कि हमसे कोई बिखरे नहीं, दूसरा आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं हम नेटो का मेंबर बनेंगे, हम आपके पास तक पहुंचेंगे, नेटो का मिलिट्री डिप्लॉय होगा वहां। यही यही है मूल जड़, तो यही है। तो देखिए समस्या जो है एक जगह से नहीं, अब दिख रहा है ना उसका बहुत सारा एंगल है। एक यूएस का एंगल हो गया, एक जेलेंस्की का रोल हो गया, और रूस का अट्रैक्टिव नेचर, रूस का जो अट्रैक्टिव नेचर है। अब देखिए क्या हुआ कि ये क्या किया कि अभी लड़ाई से पहले रूस ने क्या किया, जान रहे हैं आप कि रूस ने क्या किया कि यूक्रेन के क्षेत्र में दो अलगाववादी जो क्षेत्र थे उसको ये अलग अलग देश का मान्यता दे दिया, दिया ना, दो, दोनेत्स्क और लुहांस्क। देखिए दोनेत्स्क एक और लुहांस्क, ये क्या हुआ कि इन दोनों देश, ये दो नए देश को वो क्या क्या मान्यता दिया, जो कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है यूक्रेन के भौगोलिक क्षेत्र में। गलत है, यूक्रेन का भौगोलिक क्षेत्र है, यूक्रेन तय करेगा ना हमको क्या करना नहीं करना है। रूस ने यहाँ हस्तक्षेप किया, ठीक है, और हस्तक्षेप करते हुए दोनेत्स्क और लुहांस्क दो देश, क्या रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क और रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क बना दिया। कब? तो 2022 में, अभी जो लड़ाई से ठीक पहले। कारण बता रहे हैं, रूस बता रहा है कि ये है कारण लड़ाई का। अब ये उनका क्या कहना है कि यहाँ ये दोनेत्स्क और लुहांस्क में क्या है कि जो अलगाववादी गतिविधि हो रही थी उसमें यूक्रेन की सेना बहुत क्रूरता से इस अलगाववादी गतिविधियों को दबा रही थी, जिसके कारण 2014 से 2021 के बीच 14,000 लोग मारे गए। किससे? तो सैन्य गतिविधि से। किसकी सैन्य गतिविधि से? तो यूक्रेन की सैन्य गतिविधि से, ठीक है। तो इसका वो विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ये गलत है। तो ये गलत है, चलिए मान लेते हैं इसको कि ये गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। लेकिन दोनेत्स्क का लुहांस्क जो कि यूक्रेन के भौगोलिक क्षेत्र में आता है, इसको अलग करना रूस के दृष्टिकोण से कहां से सही है बताइए। तो चूंकि ये इससे पहले यूक्रेन में एक बार मैंने बताया था कि क्रीमिया को 2014 में ही अलग कर चुका था, ठीक है। फिर 2022 में उन्होंने दो टुकड़ा कर दिया। और देखिए टुकड़ा करना, अब आप देखिए दोनेत्स्क का लुहांस्क में क्या है कि यहाँ का जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट कौन जारी कर सकता है? निश्चित रूप से यूक्रेन जारी करेगा, वो यूक्रेन के नागरिक है। लेकिन रूस ने क्या कहा, पुतिन ने कहा कि नहीं, दोनेत्स्क और लुहांस्क बेल्ट में जो लोग रहते हैं उसका पासपोर्ट रूस जारी करेगा। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कहाँ का न्याय हुआ? तो आप दोस्त तो जेलेंस्की को नहीं दे सकते, यूक्रेन के राष्ट्रपति को नहीं दे सकते हैं कि आप लड़ाई के लिए उकसाएं। नहीं, लड़ाई के लिए आप 75% से भी ज्यादा जिम्मेदार है, कम से कम 75% रूस दोषी है इस लड़ाई के लिए। और इसको उकसाने वाला कोई और नहीं, यूक्रेन को उकसाने वाला कोई नहीं, अमेरिका है, ठीक है। और इसके कारण आज क्या हो रहा है कि पूरा विश्व इस लड़ाई के चपेट में दिख रहा है। दिख क्या रहा है? टेंशन में ऐसा नहीं होता। मानवता के दृष्टिकोण से वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मानवता के दृष्टिकोण से वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी भी शर्त में ये वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वॉर हो रही है ये बिल्कुल गलत है। जल्द से जल्द खत्म हो, यूएनओ अपने निर्णायक भूमिका में आए, वो रूस को भी समझाए कि ये गलत है, और यूक्रेन को भी समझा बुझाकर शांत या खामोश रहना जरूरी है। क्योंकि यूक्रेन का कोई भी एक्टिविटी रसिया को प्रोवोक कर रही है, तो ऐसा नहीं होना है, इससे हमको बचना है। तो मेरा ये मानना है कि वॉर किसी भी शर्त में गलत है। और मैंने जो अभी वॉर के बारे में, रसिया और यूक्रेन के बीच जो ये वॉर चल रही है, इसके कुछ एंगल्स को लेकर आगे बढ़ा और मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, A to Z इंफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं कि A to Z इंफॉर्मेशन है इस वार का, जिससे आप सहजता से समझ सकते हैं। कोई भी इस वार के पीछे का सिनारियो और वर्तमान स्थिति दोनों को मिलाकर अगर देखे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आखिर ये वार क्यों। इसमें किसी भी तरह के किसी भी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ावा देने का या फिर समर्थन करने का प्रयास नहीं किया गया है, वास्तविक स्थिति को बताने का ही प्रयास है, यहाँ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।